स्टोरी से मैं हूँ फलक चौहान और आज हमने एक ऐसी शख्सियत को अपने शो में इनवाइट किया है जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि आज उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है और वो आज शेयर भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक और भी बात बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान की मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है, यहाँ के नौजवान बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी हैं और आज जिन शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगी उनमें से वो एक हैं और एक ग्लोबली पाकिस्तान के वाहिद CEO हैं जो कॉन्फ्रेंसेस भी करवा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन जैसी एक बहुत अच्छी एक बैनुल-अक़वामी इदारे में भी अपनी कॉन्फ्रेंसेस करवा चुके हैं, वर्कशॉप्स भी करवा चुके हैं। उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तानियों के लिए इस टाइम पूरी दुनिया में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं और हम जैसे अडल्ट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स जो हैं वो कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं कि जो पाकिस्तान से बाहर घूमने फिरने भी जाएँ, डिफरेंट कंट्रीज़ को विजिट भी करें, लेकिन उसको अपने लिए फ़ायदेमंद ऐसे बना सकते हैं कि वो कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड कर सकते हैं, वर्कशॉप्स भी अटेंड कर सकते हैं। आइए मिलते हैं CEO ग्लोबल पीस चेन कामरान जफर से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू फलक फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू समा फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस सेशन। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। कामरान साहब, ये साउथ पंजाब से UN हेडक्वार्टर का सफ़र, ये क्या और कामरान जफर हैं कौन? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कामरान जफर एक ग्लोबल पीस चेन एक इदारा है सबसे पहले, जो कि बेस करता है यूनाइटेड स्टेट्स में, बट वी डू हैव इट्स नेटवर्क इन मोर देन 100 डिफरेंट कंट्रीज। तो तकरीबन दुनिया के 100 से ज़्यादा ममालिक के अंदर हमारा एक फुल फ्लेज नेटवर्क है। हर मुल्क के अंदर एक कंट्री डायरेक्टर है, असिस्टेंट कंट्री डायरेक्टर है और 50 से 60 लोगों की ये ग्लोबल पीस एम्बेसडर्स की टीम है हर कंट्री के अंदर। तो कामरान जफर इसमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी नहीं करते, एशिया को भी रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि पाकिस्तान ग्लोबल पीस चेन को एज अ ग्लोबली हेड करते हैं एज CEO ऑफ ग्लोबल पीस चेन। फिर जैसे आपने जिक्र किया कि जनूबी पंजाब से बिल्कुल मेरा ताल्लुक रहीम मियां खान से है और ये जर्नी स्टार्ट भी रहीम मियां खान से होती है। मेरी स्टोरी स्टार्ट भी रहीम मियां खान से होती है कि जब मैं पहली दफ़ा लाहौर आया 2010 में अपने एडमिशन के लिए। जैसा आप जानती हैं कि आई एम अ केमिकल इंजीनियर, आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। सो व्हेन आई लैंडेड फर्स्ट टाइम हियर इन लाहौर, तो आई फेस्ड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस ओवर हियर बिकॉज आपको पता है कि छोटे शहर से हमारे पास वो अवेयरनेस नहीं थी, वो हमें आइडिया नहीं था कि किस तरीके से किसी भी एक बड़ी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, और आई हैड टू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। बहुत सारे चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ता है। एग्जैक्टली, इवन के जैसे मैंने FSC प्री इंजीनियरिंग की थी तो मेरे पास ऑप्शंस, मुझे नहीं पता था कि अगर UET में मेरा एडमिशन नहीं होता तो मेरे पास और क्या ऑप्शंस हैं। अगर FSC मेडिकल का कोई स्टूडेंट है उसके पास ये ऑप्शन नहीं था कि अगर उसका MBBS में एडमिशन नहीं होता तो उसके पास क्या ऑप्शन है। तो सबसे पहले तो इसी आइडिया को हमने बेस बनाया और 2012 में हमने पाकिस्तान लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन जो है सेटअप की, जिसका मेन पर्पस यही था कि लोगों की करियर काउंसलिंग की जाए, स्पेशली अपने इलाके की। बट विद इन 6 मंथ्स हम इस चीज़ को करने में ऐसे कामयाब हुए कि तकरीबन 6 महीने के अंदर पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी के अंदर हमने अपना नेटवर्क सेटअप कर लिया था। अच्छा। तो करियर काउंसलिंग में इतनी हमें कोई मैन पावर की जरूरत नहीं थी, तो फिर हमने देखा कि हमारे पास जो टीम है ये तो हम इससे कोई और सोशल कॉज को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हमने चाइल्ड लेबर के ऊपर काम शुरू कर दिया और हमने एजुकेशन के ऊपर, करियर काउंसलिंग के ऊपर हमने एक पूरी सीरीज स्टार्ट कर दी। फास्ट फॉरवर्ड विद इन 6 ईयर्स जो हमने एक बहुत बड़ा नेटवर्क अपना पाकिस्तान के अंदर बिल्ड किया। तो बैक इन 2016 एक इंसिडेंट होता है कि जो हमारे उस वक्त के प्रेसिडेंट थे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, जिसका नाम मैप्स है, उनको एक इनविटेशन आया एक इवेंट के लिए US के अंदर। तो जब वो अपना इवेंट अटेंड करके आते हैं तो वापसी पे हम उनसे पूछते हैं, बीइंग चेयरमैन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, के जी सुनाए रुदात, क्या स्टोरी रही वहाँ पे, हमारे यहाँ क्या स्टेक है पाकिस्तानियों का स्पेशली। तो उन्होंने कहा कि जी कामरान भाई हमने कुछ भी नहीं किया, तालियां बजा के आ गए। तो मैंने वहाँ पे ये हम एक जुमला बोला कि हम तालियां बजाने के लिए पैदा नहीं हुए, हम तालियां बजवाने के लिए पैदा हुए हैं। तब हमने एक प्लान बनाया और एक ग्लोबल कैंपेन डिजाइन की विद द नेम ऑफ ग्लोबल पीस चेन। दिस इज द इंसिडेंट ऑफ 2018। तो उसके बाद हमने एक ग्लोबल पीस चेन के नाम से US में अपने इदारे की बुनियाद रखी और विद इन 6 मंथ अगेन वी वर इन मोर देन 100 डिफरेंट कंट्रीज। तो कामरान साहब, पाकिस्तानियों के लिए स्पेसिफिकली, मैं आज पाकिस्तानियों के हवाले से ही आपसे बात करूंगी, पाकिस्तानियों के लिए बैरून मुल्क कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जहां पर इस टाइम गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो कॉन्फ्रेंसेज अटेंड कर सकते हैं, वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हैं,
और अगला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि वो फुली फंडेड होती हैं, पार्शियली फंडेड होती हैं या सेल्फ फाइनेंस वाली? बिल्कुल, इसमें मैं कोशिश करूंगा, बिल्कुल हम आपने भी जैसे जिक्र किया कि हम पाकिस्तान को ही टारगेट कर रहे हैं राइट नाउ, हमारी ऑडियंस ऑफ कोर्स पाकिस्तान से है तो हम पाकिस्तान की ही बात करेंगे। तो जो अपॉर्चुनिटीज मैं शेयर कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स मैं उसके बारे में डिटेल में बताना भी चाहूँगा, और ये हमारी हमेशा ख्वाहिश भी होती है कि हमारी कॉन्फ्रेंसेज में पाकिस्तानी अप्लाई करें। और ये शायद आपको सुन के एक खुशगवार हैरत होगी कि ना सिर्फ हमारी कॉन्फ्रेंसेज में बल्कि दुनिया की जितनी भी कॉन्फ्रेंसेज हैं या स्कॉलरशिप्स हैं उसमें पाकिस्तान की एक अच्छी तादाद अप्लाई जरूर कर रही होती है। अच्छा, ये हमारे लिए शायद एक अनोखी बात हो, लेकिन पाकिस्तानी आर ब्रिलियंट पीपल। इवन के मुझे पहले ही ऐसा नहीं फील होता था, लेकिन जब हम ये कॉन्फ्रेंसेज होस्ट करने लगे तो हमारे ऑडियंस में जब पाकिस्तानी बच्चे भी होते हैं तो वो जो परफॉर्म करते हैं वो उस पर हमें भी बहुत ज़्यादा प्राउड होता है कि हमारे कंट्री से हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, यानी कि हमारे लोगों के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जहाँ तक रह जाती है बात अपॉर्चुनिटीज़ की, तो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हम जो लीड कर रहे हैं 3 डिफरेंट इदारे लीड कर रहे हैं। ग्लोबल पीस चेन है, ग्लोबल बिजनेस सिंपोजियम है, यंग प्रोफेशनल फेलोशिप है। तो उसके लिए जो हमारे अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ कह लें या अपकमिंग इवेंट हैं, उसमें एक तो हमारा ये 15 दिन बाद सिडनी में है। उसके अलावा जनवरी 2026 में वी हैव प्लान्ड 1 इवेंट इन यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर इटसेल्फ, और हमारा जनवरी के एंड में पेरिस में एक इवेंट है, और उसकी भी जो वेन्यू है वो बेसिकली वो भी एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है, बहुत जबरदस्त वेन्यू है। वो एक सरप्राइज है जो हम अपने इवेंट पे ही लोगों को बताएंगे। तो ये अप्लाई कैसे करना है? अच्छा, पेरिस के लिए अप्लाई करने के लिए आप अगर ग्लोबल पीस समिट पेरिस भी अगर ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे अप्लाई करना है। इसके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है हमारा। अच्छा, पेरिस के अलावा जो फरवरी में पेरिस के बाद मेलबर्न का भी हमारा इवेंट है, तो मैं दोनों को साथ ही लेके चलता हूँ। इसको अप्लाई करने का तरीका ये है कि जो पेरिस में हमारा इवेंट है उसका नाम है ग्लोबल पीस समिट पेरिस। उसमें आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, और जो मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया में इवेंट है फरवरी के अंदर उसका नाम है यंग प्रोफेशनल फेलोशिप मेलबर्न। तो अगर आप यंग प्रोफेशनल फेलोशिप मेलबर्न पे जाएंगे तो एक एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आएगा। उसके अंदर हम बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे ले रहे होंगे कि व्हाट्स योर बायोग्राफी एंड व्हाई डू यू वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस वेरी इवेंट, और ये इवेंट को जब आप अटेंड करते हो तो इसके बाद आपके क्या प्लान्स हैं, अपनी कम्युनिटी को किस तरीके से सर्व करोगे। तो बेसिकली इन क्वेश्चंस की बेस पे हम आइडिया लगाते हैं कि वो पर्सन कितना सीरियस है हमारी कॉन्फ्रेंस को लेके और क्या वो रेलिवेंट भी है कि नहीं। बेसिकली जब वो अपना एक कंफर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करता है, वो हमारे पास एक पूल ऑफ एप्लीकेशंस जब इकट्ठी हो जाती हैं डेडलाइन के बाद, तो हम एक इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ सिलेक्शन बनाते हैं जो तमाम एप्लीकेशंस को रिव्यू करता है और हर एप्लीकेशन को मार्क करता है। तो जो टॉप 20 मार्क्स गेटर होते हैं ऑफ कोर्स, तो उनको हम फुली फंडेड ऑफर कर देते हैं सीट्स। फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स क्या होती हैं, उसमें आपकी रिटर्न एयर टिकट, फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान से आप सिलेक्ट हुए जो कि होते हैं, अभी मैंने परसों ही रिजल्ट अनाउंस किया अपना पेरिस का, तो उसमें भी एक पाकिस्तानी हमने फुली फंडेड सिलेक्ट किया, एक पार्शियल फंडेड भी सिलेक्ट किया। तो जो फुली फंडेड की सीट्स है उसमें पाकिस्तान से मेलबर्न तक की रिटर्न टिकट भी आपको हम देंगे इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप। उसमें मेलबर्न के अंदर 5 स्टार होटल में आपकी 3 नाइट्स 4 डेज की जो स्टे है वो भी हमारी तरफ से होगा, उधर का मील हमारी तरफ से होगा, कॉन्फ्रेंस की फी आपकी एग्जेम्प्ट होगी, आपकी कस्टमाइज मर्चेंडाइज बनेगी, सिटी टूर मिलेगा और बहुत कुछ। और सुनने में तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी ये सुनने में भी अच्छी है और एक्सपीरियंस करने में उससे भी ज्यादा अच्छी है। और ये मैं आई मीन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस के शायद हम जब एक्सप्लेन करते हैं उसको उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जो कोई भी पर्सन फिजिकली उस एक्सपीरियंस को करता है तो वो जो उसके फीडबैक होते हैं वो हमें बहुत ज्यादा बूस्ट देते हैं। अच्छा, फुली फंडेड का मैंने आपको बताया, अभी मेलबर्न में भी हमने 20 सीट्स फुली फंडेड अनाउंस की हैं। उसके अलावा 60 सीट्स जो हैं हमारी पार्शियल फंडेड सीट्स हैं। पार्शियल फंडेड में ये होता है कि सेम फुली फंडेड वाले हम पर्क्स ऑफर करते हैं, जस्ट उसमें एयर टिकट नहीं हम उसको देते, तो वो पार्शियल हम खिलाते हैं। फिर उसके बाद अगर लोगों के जहन में सवाल होगा कि अगर वो फुली और पार्शियल नहीं हो सकते तो फिर वो सेल्फ फंडेड की भी हमारी एक लिमिटेड सीट्स होती हैं। वो सेल्फ फंडेड में जो भी कॉन्फ्रेंस की फी होती है, नॉमिनल से चार्जेस होते हैं, वो हम उससे लेके उसको एक सेल्फ फंडेड की सीट ऑफर करते हैं। तो उसके बाद उसको तमाम प्रिविलेजेस वो मिल जाते हैं जो पार्शियल के हैं। तो कामरान साहब, आपने मेलबर्न की बात की है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए इस टाइम ऑस्ट्रेलिया का वीजा कहते हैं नामुमकिन है। वीजा हमेशा, और चाहे विजिट वीजा हो कुछ भी हो, तो वो रिफ्यूज हो जाता है। क्यों ऐसा आ रहा है और वो क्या क्या गलतियां कर रहे हैं नौजवान? आई गेस कि ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है हमारी, ये सिर्फ मेलबर्न तक ही जो है लिमिटेड नहीं है, बल्कि हम अगर आज विजिट वीजा अप्लाई करते हैं ऑस्ट्रेलिया का, यूके का या किसी भी कंट्री का, तो मोस्ट प्रोबेबली वो रिजेक्ट होता है। और उसमें जो गलतियां करते हैं वो उस पर मैं आता हूँ, लेकिन पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलिया का चूंकि अभी हमारी कॉन्फ्रेंस आ रही है, तो हमने एक्सपीरियंस किया कि हमने जितने भी इन्विटेशन लेटर्स दिए, तो पूरी दुनिया में ऑफकोर्स हमारे इन्विटेशन
एप्लीकेशन लेटर जा रहे हैं तो बाकी तमाम नेशनैलिटीज़ को वीज़ा मिल रहा है, पाकिस्तानियों को पर्टिकुलरली प्रॉब्लम हो रही है। एनी हाउ उसके लिए हमने जो गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है ऑलरेडी वो हम उनको लुप में लेते हैं, तो हमने अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए वीज़ा फिर भी काफ़ी सिक्योर किए हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम्स होती हैं किसी भी कॉन्फ्रेंस में अगर आप अप्लाई कर रहे हो, ये हमारी ऑडियंस के लिए कि आप किसी भी कॉन्फ्रेंस में अप्लाई करते हो, विजिट वीज़ा अप्लाई करते हो, तो सबसे पहला तो मैं जो सजेशन करता हूँ, रिकमेंडेशन लोगों को देता हूँ, वो ये कि आप किसी भी बड़े कंट्री के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो उससे पहले आप अपनी रेलिवेंट एक एक्सपीरियंस बिल्ड कर लो। एक्सपीरियंस बिल्ड करने से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं विजिट वीज़ा अप्लाई करता हूँ और कहता हूँ कि जी मैं ग्लोबल पीस समिट या किसी भी XYZ कॉन्फ्रेंस में यूएस में जा रहा हूँ और मेरा पासपोर्ट पहले ब्लैंक है, मैं आज तक दुबई भी नहीं गया, मैं आज तक कतर तक नहीं गया, मैं आज तक किसी नियर बाय कंट्री में भी नहीं गया, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, और मैं डायरेक्ट कहता हूँ कि जी मैं ग्लोबल पीस समिट यूएस में अटेंड करने जा रहा हूँ, तो वीज़ा ऑफिसर पागल नहीं है, वो कहेगा कि भाई आपको कोई रेलिवेंट एक्सपीरियंस अगर नहीं है, वो ये बात आपको करेगा तो नहीं, जाहिर है, लेकिन वो रिफ्यूज कर देगा क्योंकि आपके पास रेलिवेंट ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। प्लस इवन कि उसके अलावा भी अगर जो लोग ट्रैवल के शौकीन है वो भी सिर्फ टूरिज्म पर्पस के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उनको भी मैं ये हमेशा मशवरा देता हूँ कि वो टूरिज्म के लिए अप्लाई जब कर रहे हैं वो सिर्फ टूरिज्म के लिए अप्लाई ना करें बल्कि वो विद पर्पस अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल इफ़ यू कम फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड तो आप कोशिश करें कि आप किसी मेडिकल की कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए जाएं, और उससे पहले यूएस से भी पहले आप किसी नियर बाय कंट्री, जैसे कतर में कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, दुबई में होती हैं, थाईलैंड में होती हैं, अजरबैजान में होती हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 1 से 2 इस तरह की कॉन्फ्रेंस जरूर अटेंड करें। जब आप रेलिवेंट 1-2 कॉन्फ्रेंसेज अपनी फील्ड से रिलेटेड अटेंड कर चुके होंगे और उस तरह की कॉन्फ्रेंस में आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे होंगे यूके में या यूएस में या ऑस्ट्रेलिया में, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएंगे। तो अक्सर हम यही गलतियां करते हैं, बल्कि मैं आपको एक स्टोरी भी शेयर कर सकता हूँ। वी वर कमिंग फ्रॉम मलेशिया एट वन टाइम बैक इन 2020 इट वाज, जब ये बिल्कुल कोविड का स्टार्ट था, तो वी वर हैविंग आवर ग्लोबल पीस समिट इन मलेशिया एंड वी आर कमिंग वाया थाईलैंड। तो हम मलेशिया से थाईलैंड गए थे टूरिज्म के लिए 2-4 दिन के लिए। तो वहाँ के एयरपोर्ट पे तकरीबन हमें 150 के करीब पाकिस्तानी मिले। अच्छा। गपशप करने में पता ये लगा कि वो पूरे का पूरा प्लेन जो है ना वो डिपोर्ट हो गया आ रहा था। अच्छा। मलेशिया से पाकिस्तान आ रहा था। अच्छा, तो हमने वहाँ पे इंटरव्यू किया कुछ लोगों से, हमारे लिए बड़ा शॉकिंग तो था, लेकिन खैर हमें आइडिया भी है इस तरह होता है, लेकिन फिर भी हम चाहते थे कि हम इससे रीज़न तो पूछें कि ये क्यों इनको डिपोर्ट किया। जब हमने पूछा कि यार करने क्या गए थे, फॉर एग्जांपल देखें आपकी ओवरऑल अपीयरेंस भी आपको डिफाइन कर रही होती है। फॉर एग्जांपल तो अपीयरेंस से जो हमने जज किया, हमें ये लगा कि वो किसी लेबर वीज़े पे जा रहे हैं या किसी वर्क वीज़े पे जा रहे हैं। तो इंटरव्यू मैंने स्टार्ट किया कुछ लोगों से, तो मैंने पूछा क्या करने गए थे, किस वीज़े पे गए थे, कहते विजिट वीज़े पे। अच्छा, तो मैंने कहा अच्छा विजिट करने गए थे। अब मैं बेसिकली जज करना चाह रहा था कि उनसे क्या गलती हुई है, जो मुझे आइडिया था वो मैंने अगला क्वेश्चन मैंने कहा अच्छा मलेशिया में कहाँ घूमना था, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। ठीक है, मैंने पूछना था कि मलेशिया के कौन कौन से सिटीज़ में आप घूमते हो या कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपने टूरिज्म के पर्पज से जाना है, तो उनके पास देवर ब्लैंक। तो एक्चुअली ये हम एक गलती बेसिकली, तो बस आपको एज ए नेशन तो हमें मतलब हमें वीजा लगवाने की जल्दी होती है, हमारी तैयारी हमारे नहीं पास होती तैयारी नहीं होती। वो तो खैर वो जो केस वो जो केस था वो तो इससे भी शायद नेक्स्ट लेवल का केस था कि वो मे बी जा रहे थे मलेशिया और उनके पास कोई प्लान नहीं था। तो उनको भी मैंने फौरन समझ लिया कि उनको क्यों डिपोर्ट किया। तो बेसिकली आप अगर टूरिज्म कि बेस पे जा रहे हैं किसी भी कंट्री के लिए, तो आपको पता भी होना चाहिए कि आपने वहाँ पे जाके क्या घूमना है और क्या उसकी अट्रैक्शंस हैं, और आपकी प्रिपरेशन उस हिसाब से होनी चाहिए, आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए और आपके पास पूरा केस रेडी होना चाहिए। तो वो पूरा 150 लोगों को उन्होंने डिपोर्ट किया हुआ था मलेशिया से वापस। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं, और उससे पहले वीज़ा अप्लाई करते हुए आपका कवर लेटर बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन होना चाहिए। आप क्या जॉब करते हो, आपके टाइज क्या है पाकिस्तान के अंदर, और आपने अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन भी करनी होती है। फॉर एग्जांपल बहुत से फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं, जिसमें आपके पाकिस्तान में कितने स्ट्रॉन्ग टाइज हैं ये बड़ा मैटर करता है। आप पाकिस्तान में कोई जॉब करते भी हो कि नहीं करते। लेट से बहुत से लोग हैं जो फ्रीलांसिंग करते हैं। मेरे अपने इस कॉन्फ्रेंस में भी हमारे कुछ इस तरह के केस आए थे, फ्रीलांसिंग करते हैं। एक बच्चा था, उसने अप्लाई किया था हमारी कॉन्फ्रेंस में, उसका रिफ्यूज हो गया। अब जिसका भी वीज़ा हमारी कॉन्फ्रेंस पे रिफ्यूज होता है ना, वो हमें फील होता है। तो हम उससे ज़रूर काउंसलिंग उससे करते हैं कि यार तुमने क्या किया, क्योंकि हमारी क्रेडिबिलिटी का भी मसला है ना, कि अगर हमारे लेटर पे अगर किसी का वीज़ा रिफ्यूज हुआ है, गो के हम अपनी पहले ड्यू डिलिजेंस भी करते हैं। कामरान साहब, मुझे अब चले आपने ये वाली तो गलतियां बता दी हैं, लेकिन इस टाइम पाकिस्तानियों के लिए साल 2026 की अगर बात करें, क्योंकि 2 महीने बाद तो साल 2026 का आगाज हो जाएगा, तो कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं या वर्कशॉप्स हैं जो स्टूडेंट्स को, अडल्ट्स को अटेंड करनी चाहिए? अपकमिंग इवेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं? अपकमिंग इवेंट्स, हम अपने इवेंट्स की अगर बात करें तो एटलीस्ट
10 से 11 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस प्लान है। इसको आपने हंट कैसे करने हैं, आप इंटरनेट का दौर है, बिल्कुल। आप गूगल पे जाएं और अपकमिंग फुली फंडेड कॉन्फ्रेंसेस के नाम से लिखें तो आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी। जनाब, अगर आपने साल 2026 में इंटरनेशनल टूर कोई भी करना है तो आपने सिर्फ विजिट वीज़ा पे नहीं जाना है, बल्कि आप कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा सकते हैं, वर्कशॉप्स अटेंड करने जा सकते हैं। और आज कामरान साहब ने हमें काफ़ी ज़्यादा ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बताई हैं, वर्कशॉप्स बताई हैं, कॉन्फ्रेंसेस बताई हैं जो साल 2026 में आपके लिए लेकर आ रहे हैं और आप उसको अटेंड भी कर सकते हैं और इन्जॉय भी कर सकते हैं। अच्छा कामरान साहब, पाकिस्तानियों के लिए सबसे अच्छा कंट्री विजिट के लिए कौन सा है, अगर मैं कामरान जफर से पूछूं तो? अच्छा, ये आई गेस के दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट क्वेश्चन क्वेरी बट रिलेटिव ना। आपकी टेस्ट पे भी डिपेंड करता है कि आपको क्या नेचर आपको पसंद है। क्योंकि हमें पाकिस्तानियों को सिर्फ खाने अच्छे लग रहे होते हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस कुछ इस तरह की होती हैं जहाँ पे हम विजिट कर सकें, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा कंट्री अच्छा है? मैं अपना पर्सपेक्टिव शेयर करता हूँ। पिछले तकरीबन अगर मैं बात करूँ कि लास्ट 5 ईयर्स की, तो तकरीबन हर दूसरे मंथ में हम किसी ना किसी कंट्री में घूम रहे होते हैं। तो आई ट्रेवल्ड अ लॉट फॉर द 5 पास्ट ईयर्स। तो मुझे जो फेवरेट लगा है वो टर्की है, जो है मेरा फेवरेट स्पॉट है, नंबर 1। नंबर 2 स्कॉटलैंड, जो यूके का एक पार्ट है। स्कॉटलैंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और जहाँ तक खाने की बात है, तो मैं आपको बताता हूँ कि खाने हमें यहाँ बैठ के तो हम रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं ना कि हमारा दिल कर रहा है आज चाइनीज़ का, आज लेबनीज़ का, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 99% हम बाहर जाके पाकिस्तानी फूड ही ढूंढ रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो है। कुछ कंट्रीज हैं पाकिस्तान में रह के हम चाइनीज कॉन्टिनेंटल ढूंढ रहे होते हैं और बाहर जाके हम सबसे पहली जो सर्च होती है किसी भी पाकिस्तानी की, वो यही होती है नियर बाय इंडियन रेस्टोरेंट, क्योंकि नॉर्मली हम इंडियन रेस्टोरेंट्स या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जो है ना वहाँ पे सर्च कर रहे होते हैं। बट टर्की के अंदर ये है कि आप उनके खानों को भी इंजॉय करते हैं। लेकिन अगर मोरक्को अभी मैं रिसेंटली गया, वो भी मैंने आपसे एक स्टोरी शेयर की थी कि मैं बिल्कुल फ्री गया। कैसे गए आप? मैं किसी कॉन्फ्रेंस में हालांकि नहीं गया, फिर भी मैं फ्री गया। अच्छा, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो एक्चुअली वी वर एट इन यूके, वी वर हैविंग 2 ऑफ आवर इवेंट्स ओवर देयर। तो बैक टू बैक हमारे 2 इवेंट थे। एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में था और 8 दिन के गैप से हमारा एक और लंदन की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है उसके अंदर था। तो बीच में मुझे कुछ टाइम मिला 8 दिन का। तो मेरे पास मोरक्को का हालांकि वीजा भी नहीं था। पाकिस्तानियों के लिए मोरक्को का वीजा भी वैसे एक चैलेंज है, बट आई स्टिल मैनेज्ड। वो कैसे? वो ऐसे कि मेरे पास वैलिड यूएस का वीजा था। तो शायद बहुत से लोगों को ना पता हो कि अगर आपके पास यूएस का वैलिड वीजा है तो आप ऑनलाइन वीजा ले सकते हैं मोरक्को का। आप उसके अलावा जॉर्जिया भी जा सकते हैं और भी काफी कंट्रीज हैं, अल्बानिया भी जा सकते हैं। आप सऊदी का 1 साल का मल्टीपल वीजा मैंने उसी यूएस की बेस पे लिया हुआ है। तो खैर वो मोरक्को का वीजा मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया, मिल गया ऑफ कोर्स। तो अब आपको शायद आइडिया हो कि यूरोप के अंदर बड़ी इकोनॉमिकल फ्लाइट्स चलती हैं, रायन एयर, और खुद उनकी इंटरनल जो फ्लाइट्स हैं वो काफ़ी इनएक्सपेंसिव हैं। हालांकि ये विद इन कॉन्टिनेंट तो नहीं है, मोरक्को नॉर्थ अफ्रीका बनता है और यूके यूरोप है। तो खैर आई गोट अ रिटर्न टिकट, मतलब कि लंदन से मेरी मराकेश की जो फ्लाइट थी वो मुझे सिर्फ मिली 80 पाउंड्स में। अच्छा। उसमें लगेज हम ऐड नहीं करते, तो हमारे पास कुछ हैक्स हैं ट्रैवल के कैसे करने। लगेज जो हमारा होता है वो सिर्फ हैंड कैरी, अगर आप कैरी करो तो आपकी टिकट इन इकोनॉमिकल फ्लाइट्स में जो है बहुत चीप पड़ती है। तो खैर 80 पाउंड्स में मुझे एक टिकट कॉस्ट की, और वापसी की टिकट मुझे कॉस्ट की अराउंड 130 पाउंड्स में। तो टोटल ये ट्रिप बना 210 पाउंड्स का ना मेरा रिटर्न डे। जब क्या हुआ ये कि जब मैं वापस आ रहा था तो मेरी फ्लाइट ब्रिटिश एयरवेज थी। ब्रिटिश एयरवेज डिले हो गई 4 आवर्स। अच्छा। 4 आवर्स मुझे एयरपोर्ट पे बैठना पड़ा। तो अब उनकी ये पॉलिसी है जो कि बहुत से लोगों को, पाकिस्तानियों को आई एम श्योर कि नहीं पता होगा। एक अच्छी लर्निंग हो जाएगी इससे, इस एक्सपीरियंस से, कि ये पॉलिसी है, एक कन्वेंशन है, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1998, उसके तहत कोई भी एयरलाइन जो है ना लाइबल है आपके लॉसेस की। तो उसकी बेस पे फिर मैंने 4 और डिले होने पे मैंने कंपनसेशन जो है ना क्लेम की ब्रिटिश एयरवेज से। और वो कंपनसेशन एक एजेंसीज के थ्रू, मतलब के लॉयर्स के थ्रू जब हमने क्लेम की तो मुझे कंपनसेशन ही 350 पाउंड मिल गई, जो कि मेरी फीस सारी डिडक्ट करने के बाद 280 कैश मुझे पाकिस्तानी अकाउंट में रिफंड हो गया। हालांकि टिकट मैंने अपने यूके के कार्ड से की थी। 280 जो पाउंड्स है वो मुझे रिफंड हो गया पाकिस्तानी अकाउंट में, जबकि मैंने पे किया था 210। तो 70 पाउंड्स मैंने उसमें से अर्न कर लिया और मैं मोरक्को पैसे दिए मोरक्को जाने के। बिल्कुल। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट कामरान साहब, एक इशू जो हर मेरे ख्याल से स्टूडेंट को भी या बाकी लोगों को भी फेस करना पड़ता है, जिनका आइल्स क्लियर नहीं होता, अगर उन्होंने जाना हो पीआरशिप के लिए या फिर वैसे ही यूके यूएस वगैरह के लिए या किसी और कंट्री में, तो फिर
कौन सा और दूसरा रास्ता है? अच्छा, ये बड़ा आपने टेक्निकल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है। एक तो ये बात समझने की यहाँ पे है कि जिस तरह की हम कॉन्फ्रेंसेज होस्ट करते हैं या इस तरह की और कॉन्फ्रेंसेज जो स्टेट होस्ट करती है किसी भी कंट्री की, उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आपको कोई आइल्स नहीं चाहिए। ओके। क्योंकि आपने उसमें कॉन्फ्रेंस में अप्लाई करने के बाद विजिट वीजा अप्लाई करना है, उसके लिए आपको आइल्स की कोई जरूरत ठीक नहीं है। है। तो आप यूके का अगर हमारी कॉन्फ्रेंस है तो वहाँ पे आपको 6 महीने का मल्टीपल वीजा ग्रांट हो जाएगा अगर यूके की ओके। कॉन्फ्रेंस है। अगर यूएस की हमारी कॉन्फ्रेंस है तो इजीली 5 साल का मल्टीपल वीजा ग्रांट हो जाता है यूएस के अंदर, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1 साल का मल्टीपल ग्रांट हो जाता है अगर ग्रांट हो जाए तो उसके लिए आपको कोई आइल्स नहीं चाहिए। अगर आप इवन के एस्पायरेंट्स हैं और आप सोच रहे हैं कि फ्यूचर में आपने पीएचडी के लिए या किसी स्कॉलरशिप के लिए या इमिग्रेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा या किसी भी कंट्री में जाना है, उससे पहले अगर आप विजिट वीजे पे भी होके आते हैं तो वो भी एक प्लस पॉइंट है, और आप उनके कल्चर को भी समझ के आ जाते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारी कॉन्फ्रेंसेज में भी जाते हो, अपनी नेटवर्किंग भी करते हो, तो ये एक बहुत अच्छा पाथ है नंबर 1 एक। और उसके अलावा बाकी ये कि अगर आपने इमिग्रेशन के लिए जाना है या स्टडी वीजे के लिए जाना है तो ऑफकोर्स आपको आइल्स चाहिए, या कुछ कंट्रीज में पीटीई भी जो है वैलिड हो जाता है, तो उस केस में तो जाहिर है आपको आइल्स करना पड़ेगा। लेकिन मैंने एक वे आउट एक और बता दिया है कि जिस भी कंट्री में आप जाना प्लान कर रहे हैं तो आप उस कंट्री में कोई कॉन्फ्रेंस पे अटेंड कर सकते हैं, और डायरेक्टली किसी बड़े कंट्री में जाने से पहले बेहतर है कि आप जो नियर बाय कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, आप उधर भी कोई रेलिवेंट कॉन्फ्रेंस अटेंड कर दें। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक इट पॉसिबल। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आज आपने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन से भी नवाजा है, और हमारे ऑडियंस को भी आज मेरे ख्याल से इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा मिल गई होगी कि अगर आपने कहीं किसी और कंट्री में भी घूमने जाना है तो सिर्फ विजिट वीज़ा लेकर घूमने के लिए ना जाएं, बल्कि कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करें, कोई नेटवर्किंग बनाएं, ताकि आपको आने वाले वक्त में कुछ और कंट्रीज़ भी घूमने का मौका मिले और नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करने का भी मौका मिले। तो समा स्टोरी से फलक चौहान को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में एक और स्टोरी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।